नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल हिंदी शिक्षा पे आप सभी का स्वागत है। पहले इसी चैनल का नाम ज्ञानधारा था, अब मैंने बदल करके हिंदी शिक्षा कर दिया है क्योंकि मैंने इसकी शुरुआत हिंदी से ही की थी। और वैसे ज्ञानधारा नाम से बड़े चैनल थे, इसलिए मैंने इसको चेंज करके हिंदी शिक्षा कर दिया है। तो मैंने हिंदी एवं शिक्षण अभिरुचि से संबंधित एक सीरीज़ आपके लिए चलाई हुई है। तो हिंदी में मैंने व्याकरण एवं हिंदी साहित्य दोनों के चैप्टर कराती हूँ एक एक करके। तो इससे पहले मैंने शब्द आपको बता दिए हैं कि शब्द क्या चीज़ होती है और कितने प्रकार के होते हैं, किस प्रकार से शब्द रचना होती है, संधि समास सब कुछ करा दिया है। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है पहले उस वीडियो को देख लें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। जो मेरे चैनल पे नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, तभी आगे की वीडियो देखें। शुरू करते हैं। चलो आज है वाक्य। वाक्य क्या होता है और वाक्य के कितने भेद होते हैं ये मैं आपको आज अच्छे से समझाऊंगी। तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो वाक्य का अर्थ सबसे पहले परिभाषा होती है सार्थक शब्दों के व्यवस्थित समूह जिससे अपेक्षित अर्थ प्रकट हो, वो वाक्य कहलाता है। मतलब शब्द मैंने आपको बता दिया था। सार्थक और निरर्थक शब्द कौन से होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि सार्थक शब्द जैसे हमने बोला पानी वानी ले आओ, जैसे बोलते ना एक जनरली भाषा में एक बात हो जाती है कि पानी वानी पिलाओ। तो पानी तो पानी हुआ और वानी क्या होता है, इसके साथ जुड़ा हुआ एक शब्द होता है जो निरर्थक होता है, जिसकी कोई अर्थ नहीं होता है। तो पानी एक सार्थक शब्द है और वानी क्या है, उसके साथ जुड़ा हुआ निरर्थक शब्द है। तो जो वाक्य होता है वो सार्थक शब्दों का समूह होता है। सार्थक शब्दों का एक व्यवस्थित समूह, व्यवस्थित मतलब व्यवस्थित क्रम में उसको रखा गया है, तभी वो वाक्य कहलाएगा। अगर हमने कर्ता, कर्म और क्रिया को आगे पीछे कर दिया, सबसे पहले कर्ता आता है जो कार्य को करने वाला है, कर्म आता है वो कौन सा कार्य किस चीज़ से कर रहा है, और क्रिया वो कौन सा कार्य कर रहा है, अगर हमने इस क्रम में इसको रखा गया है तभी वो वाक्य कहलाएगा। अगर उनको आगे पीछे कर दिया है तो वो वाक्य नहीं कहलाएंगे। जैसे एक पद क्रम होता है, पद क्रम में जैसे एक क्रम आगे पीछे हो गया, जैसे हमने बोल दिया एक अशुद्ध शब्द, जैसे इसमें पद क्रम की कि सुहावनी है रात होती चांदनी, तो ये क्या हो जाएगी, अशुद्ध वाक्य हो जाएगा। मतलब इसको हमने एक सही क्रम में नहीं रखा है। तो हम क्या करेंगे, इसका चांदनी रात सुहावनी होती है, एक क्रम उसको अच्छे से क्रम देंगे तो उसको बोलेंगे वाक्य। अगर पद क्रम भी आगे पीछे होगा कि पहले हमने कर्म लिखा है खाया राम ने खाना, तो ये क्या हो जाएगा, एक अशुद्ध वाक्य हो जाएगा। राम ने खाना खाया, पहले कर्ता आ जाएगा, फिर कर्म आ जाएगा और फिर उसकी क्रिया आ जाएगी, तो वो हो जाएगा वाक्य। तो इसीलिए कहा है सार्थक शब्दों के, सार्थक शब्द भी होने चाहिए, व्यवस्थित समूह, व्यवस्थित रूप से उसको एक समूह में रखा हुआ है और जिससे अपेक्षित अर्थ, मतलब जो हम उसका अर्थ समझना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं, ऐसा अर्थ वो वाक्य प्रकट करता हो, वही वाक्य कहलाएगा। वाक्य में पहले कर्ता आता है, फिर कर्म आता है और अंत में क्रिया आती है। जैसे राम फल खाता है, मैंने बता दिया ना, राम कर्ता होता है, फल कर्म होता है और क्रिया क्या है, खाना उसकी क्रिया है, और है उस वाक्य को पूर्ण करने के लिए एक सहायक क्रिया लगाई जाती है, ये होती है सहायक क्रिया। जैसे हूँ है पीछे से लगाया जाता है तो उसको बोलते हैं सहायक क्रिया। मुख्य क्रिया क्या होती है, जैसे खाना, पढ़ना, लिखना, बोलना, चलना, ये क्या होती है, मुख्य क्रिया होती है। तो इसको बोलेंगे अब वाक्य। अब अगला है वाक्य के अंग। वाक्य के कितने अंग होते हैं, पहले अंग कहेंगे तो 2 अंग होते हैं वाक्य के। एक होता है उद्देश्य और दूसरा होता है विधेय। अब उद्देश्य क्या होता है और विधेय क्या होता है, मुख्य रूप से वाक्य में 2 अंग होते हैं। वैसे तो कर्म भी बीच में आता है लेकिन मुख्य रूप से 2 होते हैं। एक होता है उद्देश्य, का मतलब होता है जिसके बारे में बताया जाता है, जिसके बारे में बताया जाता है, यानी जो कार्य को करने वाला है, जो क्रिया करता है, वो करता क्या है,
उद्देश्य है। यानी जो वाक्य में कर्ता होता है वो क्या होता है, उद्देश्य। और विधेय होता है जो वो कार्य, जो उसने कार्य किया। जैसे राम ने फल खाया, तो राम करता है, फल किसने किया, खाया, राम ने। क्रिया जो कर रहा है तो राम कर रहा है, तो राम उद्देश्य है। और उसने जो क्रिया की, क्या की, फल खाया, खाया उसकी क्रिया थी। तो यहाँ पे खाना शब्द क्या हो जाएगा, विधेय हो जाएगा। क्रिया क्या हो जाएगी, विधेय। क्रिया विधेय होती है, कर्ता उद्देश्य होता है। मुख्य बात ये है। अब है वाक्य के तत्व। वाक्य के 6 तत्व होते हैं। वाक्य के कितने तत्व होते हैं, 6। ये कई बार पूछा जाता है वाक्य के तत्व। 6 तत्व होते हैं। पहला होता है सार्थकता। सार्थकता का मतलब होता है, पहले इसको बता दूं मैं, पहले होती है सार्थकता, दूसरी योग्यता, तीसरी आकांक्षा, चौथी निकटता, फिर पदक्रम और लास्ट होती है अन्वय। अब सार्थकता क्या होती है, सार्थकता होती है कि वाक्य का कुछ ना कुछ अर्थ अवश्य होना चाहिए। वाक्य में कुछ ना कुछ अर्थ अवश्य होना चाहिए, कि ऐसा नहीं कि उसमें कुछ अर्थ ही नहीं है। मतलब जो वाक्य है, मैंने बताया ना कि अपेक्षित अर्थ, जो हम उससे, जो वाक्य हमने कहा, जो बोला या जो लिखा, वो कुछ अर्थ दे रहा हो, इसका कोई मतलब निकलता हो, तो वो होता है एक सार्थकता, सार्थक हो वाक्य। दूसरा होता है योग्यता। अपेक्षित अर्थ प्रकट करने की उसमें क्या हो, योग्यता हो। जिस पर्पज से हमने वाक्य लिखा या जिस पर्पज से हमने कुछ बोला, मुंह से कोई शब्द, कोई वाक्य बोला, तो वो उसका कुछ अपेक्षित अर्थ, उसका जो हम अपेक्षा कर रहे हैं वो अर्थ निकालता हो, तो तब हो जाएगा वो ये उसकी योग्यता। जैसे हमने कहा उस लड़के ने चाय खाई, अब क्या हो जाएगा, ये चाय तो खाई तो जाती नहीं है, चाय तो पी जाती है, तो वो वाक्य क्या हो जाएगा। अब अंदाज़ा तो हमने लगा लिया है कि पी होगी चाय, लेकिन उस वाक्य का वो क्या नहीं है, अर्थ सही नहीं है, वो वाक्य सही नहीं हुआ। उसकी योग्यता मतलब वो अर्थ प्रकट करने की उसमें क्या है, योग्यता नहीं है। जब हमने बोला उस लड़के ने चाय पी, तो तब वो उसमें क्या हो जाएगी, उस वाक्य में वो योग्यता, उसका अर्थ प्रकट करने की योग्यता होगी। तो मतलब गलत जो शब्दों का पीछे से लड़की, जैसे कोई बोलता है ना, वो गया था, वो जाता है, लड़की के लिए अगर हमने बोला वो जाता है, तो समझ तो आ गया कि वो जा रही है, लेकिन जो वाक्य हमने बोला वो अशुद्ध बोला, वो उसकी योग्यता के अनुसार उसका अर्थ प्रकट करने की उसमें क्षमता नहीं है। अगला है आकांक्षा। आकांक्षा का मतलब होता है इच्छा, मतलब इच्छा है, इच्छा। आकांक्षा का सीधा अर्थ होता है इच्छा। तो वाक्य अपने आप में पूरा होना चाहिए, उसमें किसी ऐसे शब्द की कमी नहीं होनी चाहिए जिसके कारण अर्थ की अभिव्यक्ति में अधूरापन हो। वाक्य अपने आप में पूरा होना चाहिए। मतलब कहने का ये है कि वाक्य जो हमने बोला, कहा, उसमें कर्ता भी होना चाहिए, कर्म भी होना चाहिए और क्रिया भी होनी चाहिए। तीनों चीज़ें जब क्रमवार होंगी तो वो अपने आप में क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, पूर्ण तौर पर पूरा हो जाएगा। जैसे राम पत्र लिखता है, अगर हमने केवल ये बोला कि पत्र लिखता है, अब कौन लिखता है पत्र, लड़का लिखता है, लड़की लिखती है, राम लिखता है, श्याम लिखता है, कौन लिखता है, ये एक अधूरा वाक्य हो जाएगा। जब हमने बोला राम पत्र लिखता है, तो इसमें कर्ता भी आया, कर्म भी आया और क्रिया भी आई, तीनों चीज़ें आई, तो वो उस इच्छा को, वो उस आकांक्षा को पूरा करता है। तो ये होती है आकांक्षा वाक्य की। चौथा होता है निकटता। जब हम वाक्य लिखते हैं, कोई भी वाक्य हमने लिखा, तो उनके जो शब्द होते हैं, शब्दों में निकटता, पास पास होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि रुक रुक के एक वाक्य यहाँ लिख दिया, राम लिख दिया आगे, और राम पत्र लिखता है, पत्र कहीं और लिखता कहीं और, तो वो सार्थक निकटता नहीं मानी जाएगी। राम पत्र लिखता है, जब हमने साथ साथ में लिखा, तो तब वो साथ साथ में पढ़ा जाएगा और तभी वो क्या हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा। ये रुक रुक करके जब हम कोई शब्द बोल रहे हैं, रुक रुक करके, तो जब हमने एक शब्द बोला, जब तक हमने थोड़ी देर रुके दूसरे शब्द पर पहुँचे, तब तक जिसके पास हम वो वाक्य बोल रहे हैं उसका ध्यान इधर उधर चला जाएगा और वो समझने में क्या हो जाएगा, असमर्थ हो जाएगा, समझेगा नहीं हमारी बात को। तो वाक्य में बोलने में हो चाहे लिखने में हो, तो उसमें
क्या होनी चाहिए, शब्दों में परस्पर निकटता होनी चाहिए, समीपता होनी चाहिए, मतलब नज़दीक, चिपके भी नहीं होने चाहिए, एक शब्द दूसरे पे चिपका हुआ वो भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन उनमें परस्पर निकटता होनी चाहिए। अगला है पदक्रम। हम बताएं कि सही पदक्रम, ये मैंने आपको परिभाषा में अच्छे से बता दिया है, सही पदक्रम होना चाहिए। पद मतलब पदों का जो क्रम होता है, मैंने बताया ना कि जब वाक्य के बाहर शब्द होता है, वाक्य से बाहर कोई शब्द होता है तब वो शब्द कहलाता है, और जब वाक्य के बीच में आ जाता है, जब वो वाक्य के बीच में आ जाता है तो तब वो क्या हो जाएगा, पद हो जाएगा, तब वो क्या हो जाएगा, पद हो जाएगा। तो जैसे पहले कर्ता, फिर कर्म और अंत में क्रिया आ जाएगी। इस प्रकार इस क्रम में वाक्य में शब्द रखे होने चाहिए। पहले क्रिया रख दी और फिर कर्ता आया और फिर कुछ और आया तो वो क्रम उसका सही नहीं होगा, तो वो वाक्य नहीं हो पाएगा। जैसे फल खाता है राम, तो अगर हमने ये कहा तो ये सही पदक्रम नहीं होगा, ये अशुद्ध माना जाएगा। कई बार ऐसे शब्द लिखे होंगे और इसमें लिखा होगा कि इसमें कौन सी गलतियाँ हैं, पदक्रम संबंधी है, अन्वय संबंधी है, कौन सी गलती है, मतलब क्या गलत है। तो उस टाइम पदक्रम वाला ज़्यादातर पूछा जाता है, तो उस टाइम आपको पता होना चाहिए कि पदों का क्रम किस प्रकार से होना चाहिए। पहले कर्ता आएगा, फिर कर्म आएगा और फिर उसकी क्रिया आ जाएगी। इस प्रकार से पदक्रम में वाक्य रखा होना चाहिए। लास्ट में आ जाएगा अन्वय। अन्वय का मतलब होता है वाक्य में लिंग, वचन, पुरुष, काल आदि का सही मेल हो। अगर वाक्य कर्ता अगर स्त्रीलिंग का है तो उसकी क्रिया भी स्त्रीलिंग की होगी। फिर वचन मतलब किस वचन का है उस वचन के हिसाब से आपने रखा, किस काल का है उस काल के हिसाब, मतलब उसको एक सही रूप देने के लिए सही वाक्य को उसमें लिंग का, वचन का, पुरुष का, काल का आदि का सही मेल उसमें होना जरूरी होता है, तभी वो सार्थक वाक्य माना जाएगा। जैसे हमने कहा कि जैसे हमने इसमें अन्वय में कह दिया, वाक्य में लिंग, वचन आदि कारक आदि की क्रिया के साथ साथ ठीक ठीक मेल होना चाहिए। बालक और बालिकाएं गई, हमने कहा बालक और बालिकाएं गई, इसमें कर्ता क्रिया अन्वय ठीक नहीं है, कर्ता और क्रिया का अन्वय ठीक नहीं है। बालक भी गए और बालिकाएं गई, तो यहाँ पे बालक और बालिकाएं दोनों गई तो हमने क्रिया रख दी केवल बालिकाओं के हिसाब से, बालिकाओं के हिसाब से हमने क्रियाएं रखी, तो ये क्या हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा। इसमें सही अन्वय हो जाएगा बालक और बालिकाएं गए, तो दोनों बालक भी आ जाएंगे और बालिकाएं भी, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में क्रिया का मेल ठीक बैठ जाएगा। तो अगर हमने केवल बालक और बालिकाएं गई करेंगे तो फिर बालक कहाँ गए, फिर बालिकाओं के लिए क्रिया हो गई तो फिर बालक, तो इसलिए हमने बालक और बालिकाएं गए मतलब सभी बच्चे गए, छात्र छात्राएं गए, छात्र छात्राएं गई नहीं हो जाएगा, गए हो जाएगा, गए मतलब दोनों चले गए, तो दोनों के साथ हमने क्रिया का मेल लिंग के हिसाब से सही किया, तो उसको कहते हैं अन्वय, उसको ये हो जाएगा अन्वय। तो वाक्य के 6 तत्व आपके समझ में आए हो, अच्छे से आगे होंगे। अगर जिसकी कोई कमी रह गई है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लिख सकते हो। अब है वाक्य के अंग तो मैंने बता दिया आपको, एक उद्देश्य होता है, एक विधेय होता है। उद्देश्य जो कर्ता होता है उद्देश्य होता है, और जो क्रिया होती है विधेय होती है, और उसके साथ एक सहायक क्रिया जुड़ी होती है। जैसे राम खेल खेलता है तो खेल तो कर्म हो गया, ये कर्ता हो गया उद्देश्य, और क्रिया उसकी खेलता क्या होगी, क्रिया होगी, जिसको विधेय कहेंगे। अब आएगा वाक्य के भेद। वाक्य के 2 भेद होते हैं, एक रचना के आधार पर और दूसरा अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं, एक सरल वाक्य होता है, एक मिश्र वाक्य होता है और अगला संयुक्त वाक्य होता है। और अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। 8 भेद में एक विधानवाचक वाक्य, निषेधात्मक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, विस्मय बोधक और संकेतवाचक।
अब पहले आ जाएगा आपका विधानवाचक वाक्य। विधान का मतलब होता है कि जिसमें कुछ कार्य हो रहा है, ऐसा वाक्य जिसमें अगर हमें ऐसा लगे कि कुछ हो रहा है, कुछ कार्य होने का संकेत हो रहा है, कुछ हो रहा है इसमें। जैसे हमने कह दिया कि मैं वर्षा हो रही है, मतलब हो रही है, कुछ कुछ कार्य हो रहा है। बच्चे ने दूध पिया, पी लिया ना उसने दूध, कुछ काम किया, कुछ हुआ है। तो राम पढ़ रहा है, राम ने पढ़ा। श्याम लिख रहा है, बच्चा खेल रहा है। कुछ कार्य होने की संभावना है या कुछ कार्य हो रहा है, उसको कहते हैं विधानवाचक वाक्य। विधानवाचक वाक्य हो जाएगा वो कि कुछ कार्य होने की संभावना भी है या कुछ कार्य हो रहा है, वो हो जाएगा विधानवाचक। अगला हो जाएगा निषेधात्मक कार्य, जिसमें नहीं, नो नहीं शब्द आएगा तो वो हो जाएगा निषेधात्मक। इसका मतलब होता है कुछ नहीं होने का बोध हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। जैसे मैंने दूध नहीं पिया, मैंने खाना नहीं खाया, वर्षा नहीं हो रही है, वो नहीं जाएगा, वो नहीं पढ़ेगा, वो नहीं करेगा। मतलब नो नहीं शब्द जो नहीं आ रहा है, नहीं शब्द जो होगा वो निषेधात्मक वाक्य। अगर पूछा जाएगा कुछ कार्य जिसमें कुछ लड़का पढ़ रहा है, कैसा वाक्य है? विधानवाचक निषेधात्मक। तो वो पढ़ रहा है, कुछ कार्य कर रहा है, कुछ हो रहा है इसमें, तो वो हो जाएगा विधानवाचक। और कुछ नहीं, जिसमें नहीं शब्द, नो नहीं शब्द आ गया, तो इसमें मतलब निषेधात्मक। अब आज्ञावाचक मतलब किसी को आज्ञा देने के लिए, उपदेश देने के लिए जो वाक्य होते हैं उनको आज्ञावाचक। जैसे हमने कहा आज्ञा, जैसे प्रार्थना करने के लिए, किसी को हम आशीर्वाद देने के लिए या किसी को ज्ञान देने के लिए, किसी को उपदेश देने के लिए, ये होते हैं आज्ञावाचक वाक्य। इसमें जैसे कह दिया हमने बाजार जाकर फल लाओ, बच्चे को बोल दिया बाजार जाओ और अपने पेन लेके आओ या फल लेके आओ, तो आज्ञा दी ना उसको कि जाओ और वो लेके आओ। बच्चे को स्कूल में बोल दिया जाओ वहाँ से वो मेज़ उठा लाओ, तो वो क्या होगी? आज्ञा दी, आज्ञावाचक हो गया। तुम क्या पढ़ रहे हो? नहीं, जैसे मोहन तुम बैठ कर पढ़ो, तो आज्ञा दी उसको। या हमने उस आशीर्वाद देने के लिए सदा खुश रहो, आशीर्वाद देने के लिए, वो भी आज्ञावाचक के ही उसमें आ जाएगा कि आज्ञावाचक आशीर्वाद देना। सदा सुखी रहो, वो भी हो जाएगा। बड़ों का सम्मान करो, ये भी क्या हो जाएगी? वाक्य भी आज्ञावाचक वाक्य हो जाएगा। आज्ञा देने के लिए, उपदेश देने के लिए जितने भी वाक्य आ जाएंगे ये आज्ञावाचक के आंसर अंतर्गत आ जाएंगे। अगला है प्रश्नवाचक। प्रश्न पूछने के लिए जो वाक्य लिखे या बोले जाते हैं वो होते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। आप क्या कर रहे हो? आप कहाँ गए हुए थे? आप क्या लेकर आए हो? तो प्रश्न पूछने के लिए वो कौन है, ऐसे इस प्रकार के कौन, क्या, क्यों, ये इस प्रकार के क्वेश्चन प्रश्नवाचक वाक्य के अनुसार आएंगे। अगला होगा इच्छावाचक वाक्य। अपनी इच्छा अनुसार, इच्छावाचक होता है मतलब किसी को ये आ जाएगा, इच्छावाचक वाक्य आ जाएगा। जैसे तुम्हारा कल्याण हो, अपनी इच्छा प्रकट करनी, अपनी इच्छा को प्रकट करना मतलब आशीष देना, शुभकामना देना, ये हो जाएगा आपका इच्छावाचक वाक्य। जैसे तुम्हारा कल्याण हो, भगवान तुम्हारी लंबी उम्र दे, ये हो जाएगा इच्छावाचक। ये मैंने अलग आज्ञावाचक के अंतर्गत बोल दिया था, तो ये आज्ञा नहीं है, आज्ञा तो आदेश देने के लिए आज्ञावाचक हो जाएगा। ये इच्छा देने के लिए कि तुम्हारा कल्याण हो, भगवान तुम्हें सुखी रखे, तो ये हो जाएगा इच्छावाचक वाक्य। आज्ञावाचक होता है जैसे उपदेश देने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, आज्ञा देने के लिए, ज्ञान देने के लिए आज्ञावाचक हो जाए। और इच्छा जैसे आपको शुभकामना देनी हो, आशीर्वाद देना हो, ये हो जाएगा इच्छावाचक। अगला होता है संदेहवाचक। संदेह जिसपे जैसे जिन वाक्यों में संदेह या संभावना व्यक्त होती है उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे शायद शाम वर्षा हो, मतलब पक्का नहीं है,
शायद शाम को वर्षा हो। एक संदेह बना हुआ है, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। जैसे संदेह बना होता है तो उसको कहते हैं संदेहवाचक वाक्य। वह आ रहा होगा, पर हमें क्या है, मालूम नहीं है। हो सकता है आ रहा हो सकता है नहीं भी आ रहा हो सकता है राम आ रहे हों आज। कैसे मतलब एक संदेह है, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है। हो सकता है कल बढ़ते धूप निकले, और अगर नहीं भी निकल सकती है, कल वर्षा भी हो सकती है, लेकिन संदेह बना हुआ है, तो वो होते हैं संदेहवाचक वाक्य। विस्मयबोधक, जिसमें आश्चर्य, घृणा ऐसे प्रकट की जाती है, वो हो जाते हैं क्रोध, शोक आदि भावों के अभिव्यक्ति के लिए जो विस्मयबोधक शब्द बोले जाते हैं। जैसे हमने बोल दिया, जैसे जिसमें ये चिन्ह भी लगाया जाता है, इसको विस्मयबोधक चिन्ह कहते हैं। तो ये होता है, जैसे हमने कह दिया, वाह कितना सुंदर है, हाय कितना सुंदर दृश्य है, या हमने कह दिया हाय हाय कितनी अच्छी धूप निकली है, या हाय कितनी गंदी वर्षा हो रही है, या इस प्रकार के क्या हो जाएंगे, इसको क्या बोल जाएंगे, विस्मयबोधक। जिसके आगे से ये ऐसा चिन्ह लगा हो जाएगा, इसको विस्मयबोधक चिन्ह भी कहा जाता है। अगला होता है संकेतवाचक वाक्य। संकेतवाचक वाक्य का मतलब होता है जिन वाक्यों में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर होता है। एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर होता है। जैसे संयुक्त वाक्य भी ऐसे एक क्रिया का होना दूसरे पे निर्भर होता है। संयुक्त नहीं, मिश्र वाक्य भी एक प्रकार से इसी प्रकार का होता है कि एक वाक्य दूसरे पे निर्भर होता है। तो ये संकेतवाचक वाक्य भी होता है और मिश्र वाक्य भी होता है। अगर दोनों अलग अलग पूछे जाएंगे, अगर क्वेश्चन में दिया हुआ संकेतवाचक तो संकेत लिखोगे, अगर मिश्र वाक्य होगा तो मिश्र होगा। जैसे यदि परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल होगे, तो सफल होना किस पे आश्रित है, परिश्रम पे। सफल होना परिश्रम पे आश्रित है, तो ये संकेतवाचक वाक्य एक वाक्य दूसरे पे निर्भर होता है। पिताजी अभी आते तो अच्छा होता, अच्छा होना किस पे आश्रित है, पिताजी के आने पे। अगर वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी, फसल का अच्छा होना किस पे आश्रित है, वर्षा पे आश्रित है फसल का अच्छा होना। तो एक वाक्य दूसरे पे आश्रित होता है, इसको बोलते हैं संकेतवाचक वाक्य। आई होप कि आपके समझ में अर्थ के आधार पर 8 भेद अच्छे से जो मुख्य रूप से परीक्षा में पूछे जाते हैं, और जो यही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही होते हैं, रचना के आधार पर वाक्य के भेद सब जगह यही सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। एक होता है सरल वाक्य। सरल वाक्य को साधारण वाक्य भी कहते हैं। साधारण वाक्य या सरल वाक्य जिसको कहते हैं, इसमें एक वाक्य होता है, मतलब जोड़े गए वाक्य नहीं होते हैं, एक वाक्य दूसरे के साथ नहीं जोड़ा, सिर्फ एक वाक्य होगा। या तो एक कर्ता और एक क्रिया होगी, या फिर एक कर्ता कर्म और क्रिया होगी। एक कर्ता और एक क्रिया भी हो सकती है। राम खाता है, अब क्या खाता है, खाना खाता है, फल खाता है, वो तो हमने देखना है ना कि कौन सा कर्मक और अकर्मक क्रिया, मैंने आपको आगे अच्छे से बताई हुई है। तो ये इस प्रकार से इसको क्या होगा, ये सरल वाक्य। इसमें एक उद्देश्य होगा और एक विधेय होगा, मतलब एक कर्ता होगा और एक क्रिया होगी। तो ये हो जाएगा एक सरल वाक्य, छोटा सा वाक्य, एक सरल वाक्य। इसमें एक कर्ता कर्म और क्रिया होती है, और एक केवल कर्ता और केवल क्रिया भी हो सकती है। जैसे राम पढ़ता है, तो राम पढ़ता में कर्म नहीं आया है, पढ़ रहा है, कुछ पढ़ रहा होगा, किताब पढ़ रहा होगा, कुछ भी पढ़ रहा होगा, तो कर्म क्या है इसमें है, लेकिन अदृश्य है, जो दिखाई नहीं दे रहा है। ये इसका मतलब ये क्या है, ये क्या है, सरल वाक्य। राम पढ़ता है, राम उद्देश्य है और पढ़ना क्या है, विधेय है। राम करता है और पढ़ना क्या है, क्रिया है। मैंने बता दिया था ना कि उद्देश्य और विधेय क्या होते हैं। उद्देश्य कर्ता होता है और विधेय क्रिया होती है। तो जिसमें एक उद्देश्य और एक विधेय हो, वो क्या होता है, सरल वाक्य होता है। मतलब एक कर्ता या कर्म भी हो सकता है, और कर्ता और क्रिया भी हो सकती है केवल, और कर्ता कर्म और क्रिया भी हो सकती है, तीनों चीज। राम की पुस्तक पढ़ता है, ये भी सरल वाक्य है। राम पढ़ता है, राम खाना खाता है, इसमें कर्म भी आया और क्रिया भी आई, तो एक सहायक क्रिया भी है तो सहायक क्रिया है सब जगह। तो ये तीनों चीज होंगी, कर्ता कर्म और क्रिया, वो भी सरल वाक्य हो जाएगा। और केवल उद्देश्य और विधेय, यानी
यानी केवल कर्ता और केवल क्रिया होगी तब भी वो क्या हो जाएगा, सरल वाक्य। सरल वाक्य की पहचान के लिए वही होता है कि एक कर्ता होगा, एक कर्म होगा और एक क्रिया होगी, तीनों चीज़ें होंगी और बस इसमें कुछ और मिला नहीं होगा, तो वो सरल वाक्य आप आसानी से पहचान लोगे। ज़्यादातर एक सरल वाक्य एक छोटा सा वाक्य होता है। अब अगला है मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य क्या होता है, इसमें एक मैंने अभी पहले दूसरे वाक्य इसमें बता दिया आपको, जो संकेतवाचक वाक्य होता है वो भी मिश्र वाक्य ही होता है। अगर क्वेश्चन में पूछा एक वाक्य दूसरे पे आश्रित होता है और उसमें अगर मिश्र वाक्य ऑप्शन में दिया होगा तो आप मिश्र वाक्य भी लिख सकते हैं, और अगर नहीं होगा संकेत वाक्य होगा तो वो संकेत वाक्य भी हो सकता है। तो मिश्र वाक्य जिसमें एक प्रधान वाक्य होता है जो मुख्य वाक्य होता है और अन्य आश्रित वाक्य होते हैं। अन्य मतलब 2-3 भी हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर रहता है एक ही वाक्य। एक वाक्य दूसरे पे आश्रित होता है, दूसरे वाक्य का पूरा होना पहले वाक्य पे निर्भर होता है। एक वाक्य दूसरे पे, 2 वाक्य होते हैं, 2 वाक्य होंगे, लेकिन जो एक वाक्य का पूरा होना दूसरे पे आश्रित होगा। अगर दूसरा वाक्य नहीं है तो पहला वाला पूरा होगा नहीं, दूसरे वाक्य का पूरा होना पहले वाक्य पर निर्भर होगा, यानी एक वाक्य दूसरे पे आश्रित है। मिश्र वाक्य में अब पहचान कैसे होगी, इसमें कि, जो, वह, जितना, उतना, जैसा, वैसा, जब, तब, जहाँ, तहाँ, अगर, यदि ऐसे शब्द आए हों तो मिश्र वाक्य है। 2 वाक्यों के बीच में की भी आ सकता है, जो करेगा सो भरेगा, मतलब जो सो आया ना, तो एक वाक्य को दूसरे वाक्य से जोड़ने के लिए जो आया, तो इस प्रकार से भी आप कर सकते हो कि ये मिश्र वाक्य है। लेकिन ज़्यादातर एक वाक्य दूसरे पे आश्रित। कैसे आश्रित है, अब जैसे राम ने कहा कि, अब क्या कहा, सस्पेंस है ना, क्या कहा, मैं कल नहीं जाऊंगा, ये पूर्ण वाक्य है, प्रधान वाक्य है, मैं कल नहीं जाऊंगा। अब मैं कल नहीं जाऊंगा किसने कहा, राम ने कहा कि, ये आश्रित वाक्य है। राम ने कहा कि ये आश्रित है किस पे, प्रधान वाक्य पे। राम ने कहा कि ये अधूरा छूट गया है। अब इसको पूर्ण करने के लिए राम ने कहा कि जोड़ा गया है ना, मैंने बताया कि भी आ सकता है, कि मैं कल नहीं जाऊंगा, मैं कल नहीं जाऊंगा किसने कहा, राम ने। तो जो ये पहला वाक्य है इसका पूर्ण होना दूसरे वाक्य पर आश्रित है। अगर ये दूसरा वाक्य अगर हम नहीं लिखेंगे तो ये अधूरा छूट जाएगा, राम ने कहा कि। अब सस्पेंस बना हुआ है, क्या कहा होगा, क्या कहा होगा, लेकिन जब हमने दूसरा वाक्य लिखा तो तब पूरा हो गया कि राम ने क्या कहा। तो इसका मतलब एक वाक्य का पूर्ण होना दूसरे वाक्य पर आश्रित है। मैं जानता हूँ, अब मैंने कहा केवल मैं जानता हूँ, तो मैं क्या जानता हूँ, मैं क्या जानती हूँ, तो आपके दिमाग में एक बात बैठी हुई है कि क्या जानती है, लेकिन वो पूरा तब होगा जब मैंने पूरा दूसरा वाक्य कह दिया, मैं जानता हूँ कि वह तुम्हारा भाई है। अब वाक्य पूर्ण हो गया ना, समझ में आ गया कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। तो मैं जानता हूँ कि वह तुम्हारा भाई है, तो वह तुम्हारा भाई है, ये पूर्ण वाक्य है। लेकिन जो ये आश्रित वाक्य है, मैं जानता हूँ वाक्य तभी पूरा होगा जब दूसरा वाक्य बोला जाएगा या लिखा जाएगा। तो पहला वाक्य दूसरे पे क्या है, आश्रित है। एक वाक्य अधूरा है और दूसरा तभी पूरा होगा जब दूसरा वाक्य भी बोला जाएगा। तो एक दूसरे पर आश्रित है। ये पहला वाक्य दूसरे प्रधान वाक्य पर आश्रित होता है तो उसको बोलते हैं मिश्र वाक्य। एक वाक्य जब दूसरे पे आश्रित होता है तो उसको बोलते हैं मिश्र वाक्य। अब वो जोड़े जाते हैं, बीच में की भी आएगा, चाहे जो आएगा वो आएगा। देखो इसके बीच में की आया, यहाँ वो आया, जितना उतना भी तो आया, ये देखो यहाँ तो आ गया। यदि परिश्रम करोगे तो सफलता मिलेगी। अब हमने अगर ये केवल बोला यदि परिश्रम करोगे तो, अब ये अधूरा छूट गया, करोगे तो इसके बाद क्या होगा, अगर परिश्रम करोगे कोई मिठाई मिलेगी, कोई इनाम मिलेगा, कोई फल मिलेगा, क्या होगा जैसे, तो सफलता मिलेगी। सफलता मिलना किस पे आश्रित है, परिश्रम पे आश्रित है सफलता का मिलना। तो एक वाक्य दूसरे पे क्या है,
आश्रित है, तो इसलिए इसको बोलते हैं मिश्र वाक्य। एक वाक्य पूर्ण, एक अधूरा वाक्य होगा, वो पूर्ण होना दूसरे वाक्य पर निर्भर करेगा, तो वो हो जाएगा मिश्र वाक्य। अब संयुक्त वाक्य भी इसी की तरह दो वाक्य होते हैं। अगला देखो संयुक्त वाक्य, लेकिन इसमें दो पूर्ण वाक्य होते हैं, आश्रित नहीं होते। एक आधा छूट गया, दूसरा उस पर आश्रित नहीं होता है। इसमें क्या होता है, जिसमें दो या दो से अधिक सरल वाक्य हों। दो सरल वाक्य भी हो सकते हैं, तीन सरल वाक्य भी हो सकते हैं। दो या दो से अधिक सरल वाक्य होते हैं, दो पूर्ण वाक्य होते हैं। दो अपने आप में पूर्ण होते हैं, अगर अलग अलग करके भी बोलोगे तो वो पूर्ण अर्थ प्रकट कर लेंगे, लेकिन हमने उन्हें योजकों के द्वारा जोड़ा जाता है, अव्ययों के द्वारा। जो अव्यय होते हैं ना, अव्यय मैंने आपको अच्छे से पढ़ा दिया है, जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है पहले उसको देख लें। तो अव्ययों के द्वारा उनको जोड़ा जाता है, दो वाक्यों का मेल। जैसे अव्यय, जैसे और है, एवं है, तथा है, ये अथवा है, ये क्या होते हैं, अव्यय होते हैं, तो इनके द्वारा जोड़ा जाता है। कैसे, जैसे अगर हमने बोल दिया ना कि वह सुबह गया, राम सुबह गया, तो अपने आप में पूर्ण वाक्य है, समझ में आ गया, राम सुबह चला गया, ठीक है। और अगर ये बोल दिया शाम को घर लौटा, राम सुबह गया, पूर्ण वाक्य है। राम शाम को घर लौटा, पूर्ण वाक्य अपने आप में। सुबह जाना या शाम का आना, इस पर कोई निर्भर नहीं करेगा, आश्रित नहीं है, ये अपने आप में पूर्ण वाक्य है। वह की जगह केवल हमने और वह के शाम को घर लौटा, अगर हमने लिखा होता वह सुबह गया और वह शाम को लौट आया, तो ये क्या हो जाता है, ये दो अलग अलग वाक्य नहीं होंगे, दो पूर्ण वाक्य हैं। केवल वह की जगह और ने ले ली, और शब्द जो अव्यय है, अव्यय शब्द ने और हमने जोड़ दिया, तो ये दो पूर्ण वाक्यों को आपस में जोड़ दिया है, तो ये हो जाएगा संयुक्त वाक्य। दो सरल वाक्यों को, वह सुबह गया, वह कर्ता कर्म और क्रिया, कर्ता कर्म और क्रिया, दो सरल वाक्यों को और शब्द ने जोड़ दिया, तो ये संयुक्त वाक्य हो गया। मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य में आप फर्क कर गए होंगे कि मिश्र वाक्य में एक वाक्य का पूरा होना दूसरे पे आश्रित होता है, लेकिन संयुक्त वाक्य में दो संपूर्ण वाक्य होते हैं, केवल वो अव्ययों या योजकों के द्वारा जोड़े जाते हैं। जैसे सुबह हुई, अपने आप में पूर्ण है ना, सुबह हुई, सुबह हो गई, अब बस अपने आप में पूर्ण है। चिड़िया चहचहाने लगी, चिड़िया क्या हो गई, चिड़िया, अब हमने बोल दिया चिड़िया चहचहा रही है सुबह को, तो अपने आप में क्या है, पूरा है, लेकिन हमने इसको और के साथ दो वाक्यों को जोड़ा हुआ है, तो ये है संयुक्त वाक्य। बस अब मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य में अंतर आप कैसे करोगे, तो मिश्र वाक्य में एक वाक्य होता है, मिश्र वाक्य में एक वाक्य और दूसरा उस पर निर्भर वाक्य, एक वाक्य होता है और दूसरा उस पर, पहला वाक्य दूसरे पे क्या होता है, निर्भर होता है, आश्रित होता है। एक अधूरा वाक्य दूसरे पे निर्भर होता है, उसका पूरा होना उस पर आश्रित है। लेकिन संयुक्त वाक्य में दो पूर्ण वाक्य होते हैं, केवल उन्हें अव्ययों के द्वारा जोड़ा जाता है। जैसे मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ता हूँ एक वाक्य हो गया, वह खेलता है, मैं पढ़ता हूँ और वह खेलता है, लेकिन हमने और के साथ जोड़ दिया, तो ये एक वाक्य बन गया, मैं पढ़ता हूँ और वह खेलता है। अगर इनको अलग अलग कर दो, मैं पढ़ता हूँ, मैं करता कर्म, पढ़ना मेरी क्या हो जाएगी, क्रिया, मैं और क्रिया, वह खेलता है, वह करता और खेलना उसकी क्रिया, एक विधेय और एक उद्देश्य हो रहा है। तो ये दो सरल वाक्य हैं, दो सरल वाक्यों को हमने अव्यय से और से जोड़ करके एक वाक्य बना दिया, तो ये संयुक्त वाक्य हो जाएगा। मिश्र वाक्य आई होप कि आपकी समझ में अच्छे से आ गया होगा। संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य क्या होता है, अलग अलग अंतर क्या है। अगर कुछ रह गया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, और जो मेरे चैनल पर नए आए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और इससे आगे जो वाक्य में जो बच गया है उसको नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। थैंक यू दोस्तों।